नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का करते हैं आगाज एक खास खबर से। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम हो सकता है लागू। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट खत्म होने के आसार बनते हैं। फास्टैग और यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट अब होगी। कार से नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते हैं और कैश लेकर टोल काटते हैं तो अब ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार कैश पेमेंट बंद कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 1 अप्रैल 2026 से देश भर के सभी नेशनल हाईवे पर अब फ्री टोल प्लाजा पर यहां पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से खत्म करने पर विचार कर रखी है। क्योंकि अब तक तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैश में पेमेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये फैसला लिया है, ऐसा माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजा, जिस तरह से माना यह जा रहा है कि अब कैश पेमेंट पूरी तरह से खत्म होगी, एक बड़ा कदम ये हो सकता है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम है और जो जानकारी है कि 1 अप्रैल से जो ये नियम है, ये कानून है, ये सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो टोल हैं उन पर लागू होते हुए नजर आएगा। और लगातार जिस तरीके से अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम की समस्या देखने को मिलती है, खासतौर पर जो व्यस्तम टोल है वहां पर काफी लंबा जाम कई बार देखने को मिलता है। तो उसको लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जो रोड डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये बड़ा एक फैसला लिया गया है कि 1 अप्रैल से अब सभी जो नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा हैं वहां पर कैश भुगतान नहीं होगा। फास्टैग और यूपीआई के जरिए जो है लोग वहां से गुजरते हैं वो पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि अब कैश को लेकर केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से सख्त है। यानी कि कैश को लेकर जिस तरीके से काफी लंबा जाम कई बार देखने को मिलता है, तो इसको लेकर ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। हालांकि इसको लेकर लोगों की जो है मिलीजुली प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है। कई बार फास्टैग नहीं चलता, यूपीआई पेमेंट नहीं होती, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग कैश का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार जो ये नियम है 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है, कितना कारगर ये नियम जो है साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बड़ा नियम जो है 1 अप्रैल से पूरे देश के टोल प्लाजाओं पर देखने को मिलेगा। जी, तो एक बड़ा नियम है, एक नया नियम है। अच्छा देखिए, जैसे ही फास्टैग का आगाज हुआ था उसके बाद से हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से लोग तो फास्टैग का बखूबी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट का भी प्रदेश में काफी चलन बढ़ गया है। अब ये जो कदम है, इस लिहाज से ये माना जाए कि अगर पूरी तरह से कैश को खत्म कर देते हैं तो क्या कुछ लोगों को समस्याएं आ सकती हैं? राजा, बिल्कुल, देखिए समस्याएं काफी ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि कई जगह टोल प्लाजा पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, यूपीआई काम नहीं करता, कई बार फास्टैग भी काम नहीं करता। तो ऐसे में जो लोग हैं वो कैश का प्रयोग करते हैं। पर जो नया नियम है, अब इस नियम को जिस तरीके से भारत सरकार लागू करने जा रही है, हालांकि लोगों से मैंने आपको बताया कि लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार कर रही है। और ऐसे में फास्टैग में भी कई बार दिक्कतें आती हैं और सबसे बड़ी बात यूपीआई पेमेंट करने में भी कई बार ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो जाती है नेटवर्क की वजह से। अब ऐसे में कैशलेस बनाने की पूरा जो प्रयोग है, यानी कि पूरी जो कोशिश है भारत सरकार की कि सभी जो टोल प्लाजा है वहां पर कैश का लेन देन जो है पूरी तरीके से बंद किया जाए। तो उसको लेकर एक नया नियम जो है 1 अप्रैल से लागू होगा। अब ये नया नियम किस तरीके से जो टोल कर्मी है, टोल के अधिकारी हैं, वो लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच ये मैसेज आएगा, ये तो 1 अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा। जी, अच्छा राजा, अमूमन देखा ये भी जाता है कि जब कोई नया नियम सामने आता है तो उसके बाद थोड़ा सा कूलिंग एक टाइम दिया जाता है कि चलिए 1 अप्रैल से लागू तो हो गया है, लेकिन अगले 1 महीने या 2 महीने तक कम से कम ये व्यवस्था रहेगी कि लोग अपना कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था एकदम से लागू नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कुछ समय दिया जाएगा। राजा, बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि नया नियम जरूर लागू है, पर ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और क्योंकि
जिस तरीके से समय की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर 2 से 3 महीने ये ट्रायल बेस होगा। सरकार की तरफ से ट्रायल बेस है कि कितना कारगर साबित होता है, कितना सक्सेसफुल जो है ये नियम होता है। अमूमन कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क इश्यू की वजह से फास्टैग में भी दिक्कत आती है, ताकि जो लोग हैं वो फिर कैश का प्रयोग करते हैं। पर ऐसे में ट्रायल बेस को लेकर जो सरकार आगे आने वाले 3 महीने हैं, 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो रहा है और आगे आने वाले 3 महीने ये पूरी तरीके से ट्रायल बेस चलेगा। कितना कारीगर सिद्ध होता है, कितना सक्सेसफुल ये नियम होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पर एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सबसे बड़ी बात कि जाम से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि कई बार कैश के चक्कर में अलग अलग टोलों पर काफी लंबा जाम लग जाता है। ऐसे में फास्टैग का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, यूपीआई का जो प्रयोग लोग करेंगे, तो जाहिर तौर पर जाम से भी निजात मिलेगी और लोगों को समय जो है टोल पे गुजरने में लगता है, वो समय भी कटौती देखने को मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम जो है वो 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा। जी, तो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है। राजा, आप बने रहिएगा, आपसे फिर एक खबर पर राब्ता होगा। तो देखिए, ये एक नया नियम सरकार लेकर आ सकती है, ये माना जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। आज इधर बीजेपी कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसके बाहर प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी नेता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की तैयारी में है। सुबह 11 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। कांग्रेस के पिछले एआई समिट विरोध को लेकर नाराज है बीजेपी, और बीजेपी उस प्रदर्शन के विरोध में ये प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की तैयारी में है और बीजेपी नेता यहां पहुंचेंगे और प्रदर्शन की तैयारी है। एआई समिट के दौरान कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है और इसी का विरोध बीजेपी अब करने वाली है। राजा, कांग्रेस ने एआई समिट के दौरान विदेशी मेहमान जहां पहुंचे हुए थे, इतना बड़ा यहां पर समिट हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चाएं हैं, वहां जाकर कांग्रेस की तरफ से शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं। किस तरह का ये प्रदर्शन रहेगा, क्या कुछ बीजेपी की तैयारी नजर आती है? देखिए, आज 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों एआई समिट में एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया और एक बड़ा मैसेज जो है, गलत मैसेज जो है पूरे देश में, क्योंकि तमाम अलग अलग देशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा जो प्लेटफॉर्म है एआई के माध्यम से भारत तलाशा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में तमाम जो बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं वो एआई समिट में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, अपना विरोध वो है वो उस एआई समिट में जताते हुए नजर आए। बड़ी बात यह है कि टी शर्ट उतारकर ये प्रदर्शन जो है समिट के अंदर देखने को मिला। तो उसको लेकर बीजेपी के तमाम जो सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो नाराज हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता जो है इसका विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी, तो विरोध प्रदर्शन एक तरह से करने की पूरी तरह से तैयारी हम देख रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता इकट्ठा होने वाले हैं और एक बड़ा प्रदर्शन होगा, ये माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, अब किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन होगा, इसको लेकर जहां बीजेपी नेता तैयार हैं तो वहीं पहले से ही प्रशासन भी तैयार है। खबर है फरीदाबाद से। सेक्टर 24 अग्निकांड मामला के अग्निकांड के छठे दिन एक और मौत सामने आई। आपको बता दें, अग्निकांड के मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। पीएसआई रवि की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इंडस्ट्रियल एरिया में यह भीषण ब्लास्ट हुआ था। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वर्कशॉप मालिक के खिलाफ इधर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो एक और मौत इस हादसे में हो गई है। अग्निकांड में मृतकों की संख्या 5 तक जा पहुंची। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के फरीदाबाद ब्यूरो देवेंद्र कौशिक का हम रुख करते हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से फरीदाबाद सेक्टर 24 में भीषण अग्निकांड हुआ, एक और मौत इस मामले में हो गई है। अग्निकांड ये हुआ, सोमवार का दिन था। शाम के वक्त में एक वर्कशॉप में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के दौरान दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी तो घायल हुए ही थे, लेकिन इसके साथ साथ में जो लोग वहां खड़े थे वो भी उसमें घायल हो गए थे और करीब 40 के आसपास घायलों का आंकड़ा पहुंचा था। और ऐसे में रेस्क्यू जब आग को बुझाया जा रहा था तो उसमें 2 फायरमैन
और 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अलग अलग अस्पतालों में, चाहे फरीदाबाद की बात करें, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के अलावा दिल्ली के एम्स और सफदरजंग में लोगों का इलाज जो झुलसे हुए थे उनका किया जा रहा है। और ऐसे में अब जो लगातार मौत का जो आंकड़ा है इस अग्निकांड में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे में अब तक की जो संख्या है वो 5 पर पहुंच चुकी है। 19 फरवरी को जो वर्कशॉप मालिक है, जिस वर्कशॉप में आग लगी थी, जो केमिकल ड्रम में जो विस्फोट हुआ था उसमें झुलसा था, पर जो कंपनी मालिक का बेटा अभिषेक मोंगा और एक कर्मचारी कंपनी का प्रदीप, उसकी 19 फरवरी को मौत हो गई थी इलाज के दौरान दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में। इसके बाद में 20 फरवरी को जो फायरमैन 2 झुलसे थे उनमें से एक भवी चंद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आज सुबह ही पुलिसकर्मी है एक जो घायल हुआ था और एक कंपनी का मालिक, वो दोनों उनकी भी मौत हो चुकी है। और अभी 2 और गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से दूसरा फायरमैन है और एक जो कंपनी मालिक है, वो दोनों उनकी क्रिटिकल दिक्कत नाजुक है वो। और ऐसे में अब ये मान के चला जा रहा है जो बाकी के जो लोग हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा अग्निकांड हुआ, बड़ी घटना फरीदाबाद में घटी और सभी ऐसे में कहीं ना कहीं सदमे में है पूरा शहर के, जिस तरह से लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और ऐसे में अभी कई लोगों की गंभीर हालत है, हालांकि उनका इलाज किया जा रहा है। तो डॉक्टरों की तरफ से कोशिश यही है कि उन लोगों को, तमाम लोगों को जिनका इलाज किया जा रहा है, उनको कैसे भी बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से आग लगी, हालांकि कंपनी मालिक के खिलाफ में पुलिस की तरफ से मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ साथ में जो दूसरे विभाग हैं उनकी तरफ से भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये जो इलाका है वहाँ अवैध रूप से कई इस तरह की वर्कशॉप हैं जो खुलेआम ड्रम जिसमें केमिकल भरा होता है या ऑयल भरा होता है वो ग्रीन बेल्ट पर रखा गया है। और हादसे को लेकर पहले भी हालांकि नगर निगम को शिकायत जरूर दी गई थी, कहा गया था कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और एक वजह ये भी मानी जा रही है कि इसमें लापरवाही बरती गई थी और लापरवाही का नतीजा है कि इतनी बड़े संख्या में लोग आग में झुलसे और झुलसने के बाद में अब मौत भी हो रही है। तो अब चूंकि जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से भी, और इसके साथ साथ में जो ईएसआई की तरफ से जो कर्मचारी वहां ईएसआई के पैनल पर है उनकी तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग इस आग में कर्मचारी झुलसे हैं और ईएसआई के पैनल पर हैं उनको पेंशन भी दी जाएगी। और इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है, 3 सदस्यों की जांच कमेटी इसकी जांच करेगी। इसके अलावा जो फायर की एनओसी को लेकर भी बताया जा रहा है कि वहां कोई फायर एनओसी उनके पास में नहीं थी कंपनी मालिक के, और इसके अलावा और कई ऐसी खामियां वहां पाई गई हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है, पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, दूसरे विभाग अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इसकी लापरवाही, जो इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से लगातार इलाज के दौरान मौत हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। जी आपकी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। रोहतक के गांव सदखेड़ी में अपहरण हत्या की वारदात, पुलिस को खून से सनी मिली लावारिस एक कार, और लावारिस कार में कोई शव नहीं मिला के पुलिस को गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से दहशत फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कबूलनामा पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में शव देने से भी इनकार कर दिया गया है। तो पोस्ट में देखिए, बाकायदा सनसनी फैलाते हुए हत्या की बात कही गई, लेकिन शव वापस देने से इनकार किया गया है। और जिस तरह से ये खून से सनी एक कार बरामद हुई है, इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि हत्या कर दी गई है। और इस लावारिस कार में भी खून लगा हुआ मिला है, खून से सनी ये कार है। पुलिस को गोलियों के खोल भी बरामद हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी का हम रुख करते हैं। जी देवेंद्र, एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, दहशत फैलाने वाला मामला सामने आया है। क्या इस मामले की फिलहाल पुलिस की तहकीकात में हकीकत सामने आई है देवेंद्र? देखिए आरती, बता दूं, पुलिस के सामने बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है इस मामले में। पुलिस अपने आप को वहीं उसी चौराहे पर खड़ा महसूस कर रही है जिस चौराहे पर वो घंटों पहले खड़ी थी, जब ये लावारिस हालत में ये गाड़ी मिली थी, खून से सनी हुई ये गाड़ी थी। इसके गाड़ी के अंदर और आसपास जो है वो दर्जन भर से ज्यादा चली हुई गोलियों के खोल बरामद हुए थे। काफी मात्रा में काफी यहाँ पर खून बिखरा हुआ था, जो इस बात की कहीं न कहीं गवाही दे रहा था कि कोई संगीन वारदात हुई है। लेकिन हुआ क्या है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बड़ा सस्पेंस था। खैर, शुरुआत में कुछ भी नहीं था। पुलिस के पास एक खून से सनी हुई गाड़ी थी, चली हुई गोलियों के खोल थे, घटनास्थल पर बिखरा खून था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये गाड़ी किसकी है, किसी के साथ क्या वारदात हुई है, क्या घटना हुई है।
लेकिन पुलिस ने जब गाड़ी की तहकीकात की तो पता चला कि ये खेड़ी सात गांव के रहने वाले सत्यवान नाम के व्यक्ति की गाड़ी है। पता जी। चला सत्यवान जेल में बंद था कत्ल के एक मामले में, और कुछ वक्त पहले ही वो बेल मिली थी उसको, जमानत पर बाहर आया था। उसके बाद कल का पता चला कि सत्यवान सांपला की तरफ कहीं गया था, वापस अपने घर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन उससे कुछ पहले ही ये गाड़ी लावारिस हालत में, सुनसान इलाका है हालांकि हाईवे के साथ लगता है ये, वहां पर खड़ी मिली। काफी इसमें गोलियां लगी हुई हैं गाड़ी में, और जो इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि यहाँ पर कोई संगीन वारदात हुई है। उसके बाद से सस्पेंस लगातार इस बात को लेकर था कि आखिरकार सत्यवान के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि सत्यवान की ना तो कहीं जख्मी होने की कोई सूचना मिली, ना कहीं उसके कत्ल के बारे में कुछ मिला। पुलिस ने तमाम हॉस्पिटल, रोहतक के जो बड़े छोटे अस्पताल हैं वो सारे खंगाल डाले कि कोई गन शॉट इंजरी का कोई केस आया हो, कोई बुलेट इंजरी का कोई केस आया हो, लेकिन वो भी कहीं नहीं मिला। पूरे इलाके को स्कैन किया गया, कहीं कोई बॉडी डंप की गई हो, वो कहीं कुछ नहीं मिला। तो पुलिस अपने आप को बड़ा फंसा हुआ महसूस कर रही थी। एक पोस्ट इन बिटवीन अब वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। एक नोटोरियस क्रिमिनल है, कई मुकदमे हैं, राजस्थान में मुकदमे हैं, उसके अलावा रोहतक हरियाणा में भी मुकदमे हैं, काफी समय से वो अंडरग्राउंड है। उसकी तरफ से एक पोस्ट उसके नाम से सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई है, जिसमें ये दावा किया गया है, कहा गया है कि हाँ, हमने इसे मार दिया है और हम इसकी लाश भी नहीं देंगे। ये देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चले हैं, इस पोस्ट से समझा जा सकता है। साफ तौर पर कहा गया है कि ये हमारा दुश्मन था, हमने इसको कत्ल कर दिया है, ठिकाने लगा दिया है, और हम इसकी लाश भी नहीं देंगे। समझा जा सकता है कितने बुलंदियों पर इन क्रिमिनल्स के हौसले हैं। तो जिससे बदमाश का मैं जिक्र कर रहा हूँ, नाम लेना जरूरी नहीं समझता मैं, खामखा क्यों हम ग्लैमराइज करें किसी क्रिमिनल को, किसी बैड एलिमेंट को। लेकिन बता दूं मैं, उसका अतीत जो है वो काफी खराब ही रहा है। रोहतक में मुकदमे हैं, उसके अलावा राजस्थान में मुकदमे, और सूत्र ये बताते हैं कि कुछ समय पहले वो एक फर्जी पासपोर्ट पर यहाँ से विदेश भाग गया था, यानी कि इंडिया से बाहर वो फिलहाल है और वारदातें अंजाम दे रहा है। इस व्यक्ति के साथ उसकी क्या रंजिश थी, इसके बारे में ज्यादा विस्तार से तो नहीं कुछ कहा गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो वर्षों पहले जो कत्ल जो इस व्यक्ति ने किया था, जिसका आरोप लगा था सत्यवान पर, उसी से जुड़ा ये मामला है। क्योंकि उस पोस्ट में लास्ट में अगर देखें तो जिक्र किया गया है कि जो हमारा दुश्मन है उसका यही अंजाम होगा, वक्त भले लग जाए लेकिन हम लोग भूलेंगे नहीं, इस तरह की शब्दावली लिखी गई है। तो ये पूरा मामला है, लेकिन पुलिस के सामने बड़ी अजीब स्थिति फिलहाल जो है वो पैदा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के सामने दावा किया गया है कि सोशल मीडिया की पोस्ट में कि कत्ल कर दिया गया, लेकिन डेड बॉडी कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए एक डेड बॉडी कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कानूनी कार खून से सनी मिलती है, और बिल्कुल, और पुलिस को गोलियों के खोल भी मिले हैं, लेकिन डेड बॉडी नहीं है। फिल्मी ये मामला नजर आता है, हैरान करने वाला मामला नजर आता है, और कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है इस केस को लेकर। ऐसे में पुलिस के सामने भी दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि अब जब खबर सामने आ चुकी है तो जल्द ही पुलिस को कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, कोई बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में करनी होगी। देवेंद्र, जी बिल्कुल, आपने बड़ी वाजिब बात कही है आरती। और दूसरा मैं बता दूं, देखिए अगर कानूनी पहलू अगर देखें इस मामले का, ठीक है, दावा कर दिया गया कि हमने मार दिया है, लेकिन इसकी सत्यता, इसको प्रूव कौन करेगा? बिल्कुल, कल को अगर डेड बॉडी नहीं रिकवर होती है तो ये कत्ल का मामला साबित करना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाएगा पुलिस के लिए। दोषी को सजा दिलवाना तो दूर की कौड़ी कही जाएगी, क्योंकि जब तक बॉडी रिकवर नहीं हो जाती आप कैसे प्रूव करेंगे किसी का कत्ल हुआ भी है, या किसी फलां व्यक्ति ने फलां व्यक्ति का कत्ल किया है? कैसे प्रूव कर पाएंगे आप? डेड बॉडी ना मिलना अपने आप में एक बड़ा फेलियर इस मामले में पुलिस का कहा जाएगा, और शातिराना अंदाज कहा जाएगा इन क्रिमिनल्स का जिन्होंने ये वारदात अंजाम दी है या जो दावा किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कातिलों तक पहुंचने में या डेड बॉडी को तलाशने में कितना वक्त लगाएगी, क्योंकि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक पुलिस इसी चौराहे पर खड़ी नजर आएगी। आरती, बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस इस केस को कब तक सुलझा पाती है, आरोपी कब तक गिरफ्त में आते हैं, और जिसकी हत्या हुई है वो शव कब तक बरामद किया जाता है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर इधर लॉबिंग तेज होती नजर आती है। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव 16 मार्च तक संपन्न होगा। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा के दोबारा राज्यसभा जाने के आसार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 उम्मीदवारों के साथ राज्यसभा चुनाव में
हो सकता है खेला। बीजेपी एक सीट पर उतार सकती है अपना उम्मीदवार, दूसरी सीट पर समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार उतार सकती है। आंकड़ों के हिसाब से 2 सीटों में से एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खेमे में जाती दिखती है। निर्दलीय सीट पर इधर सुभाष चंद्रा, सुशील गुप्ता, कांडा बंधु और अन्य रसूखदार पूंजीपतियों को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का रुख करते हैं। जितेंद्र, राज्यसभा चुनावों को लेकर माना जा रहा है लॉबिंग तेज हो गई है और चर्चाएं ये भी हैं कि बीजेपी का एक उम्मीदवार होगा और आंकड़े ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो दूसरा जो उम्मीदवार को वो कांग्रेस का इस मामले में जीत दर्ज करे। ऐसे में फिलहाल क्या समीकरण राजनीतिक तौर पर नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा में 2 राज्यसभा सीट जो है वो खाली हो रही है। एक किरण चौधरी की है और दूसरी रामचंद्र जांगड़ा की सीट है। दोनों सीटें ये खाली हो रही हैं। हालांकि इन दोनों ही उम्मीदवारों के वापस रिपीट करने के कोई आसार नहीं है, इसलिए नए नामों को लेकर के भाजपा में भी मंथन चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी ये देखा जाएगा कि अपने उम्मीदवार किस उम्मीदवार को उतारती है। आंकड़ों के हिसाब से एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास और एक सीट भाजपा के पास जो है जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा का राज्यसभा चुनाव, पिछले चुनावों को अगर हम देखते हैं तो वो आंकड़ों पर आधारित रिजल्ट को लेकर के जो है वो सामने देखने के लिए नहीं मिलता। उसके अंदर एक अलग ही खेला देखने के लिए मिलता है। चाहे वो राज्यसभा सांसद रहे, सुभाष चंद्रा की बात करें या फिर जो है कार्तिकेय शर्मा के चुनाव की बात करें, जो आंकड़ों से बिल्कुल जो है परे देखने के लिए मिला था। हालांकि जो है आंकड़े अपने पक्ष में करने को लेकर के ही राजनीतिक रणनीति जो है वो कही जाती है और इसी प्रकार की रणनीति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पिछले ये चुनाव जो है वो अपने आप में दिलचस्प और चर्चा का विषय रहे हैं। और इसी को लेकर के अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक सीट पर फुल फ्लैज अपना उम्मीदवार जो है वो सिंबल पर उतारेगी, तो वहीं समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर के भी भाजपा के अंदर चर्चा है। तो वहीं कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के भी जो गहमागहमी है कि अगर दूसरा उम्मीदवार समर्थित उम्मीदवार भाजपा उतारती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है जिसके राज्यसभा जाने की सीधी राह जो है बन सकती है, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें सामने देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि इससे पहले के चुनावों में भी देखने के लिए मिली है। क्योंकि फिलहाल अगर हम बात करें जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा की सदस्य है उसमें 31 का आंकड़ा जो है वो एक सीट के लिए चाहिए होता है। दूसरी सीट में सेकंड प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 48 जो है अपने विधायक है और 3 निर्दलीय विधायकों का उनको समर्थन है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास 2 विधायक है। ये देखना होगा कि ये दोनों विधायक किस ओर रुख करते हैं। अभी तक ऐसा नहीं देखने के लिए मिला कि इनेलो किसी भी प्रकार से जो है चुनाव के अंदर अगर हम बात करें अपना जो निर्णय है वो अंतिम समय पर लेते हुए नजर आती है। इस बार भी देखना होगा कांग्रेस को लेकर के इनेलो जो है वो ज्यादा ही मुखर रहती है। ऐसी स्थिति में जब उनके पास नंबर नहीं है तो उनका समर्थन किस ओर होगा, ये देखना अपने आप में बड़ी बात रहने वाली है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के पास जो है वो 37 विधायक है। इन 37 विधायकों में अगर हम बात करें तो जो एक सीट के लिए आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास पर्याप्त है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि राज्यसभा सांसद का जब पहले चुनाव हुआ था आज से करीब 10 साल पहले, सुभाष चंद्रा का चुनाव था, उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से लगभग करीब 14 वोट जो है वो पैन बदलने के कारण जो है रद्द होते हुए नजर आई थी। हमने कार्तिकेय शर्मा के चुनाव के अंदर भी ये देखा कि जो जेजेपी के जो विधायक है उनका किस तरीके से जो रुख जो है बनते हुए नजर आया था, इनेलो का रुख किस तरीके से बनते हुए नजर आया था, निर्दलीय विधायकों का भी। क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें तो एक तरीके से गठबंधन में सरकार थी, पर्याप्त आंकड़े जो है वो उस प्रकार से दूसरी सीट को लेकर के नहीं थे और उसमें भी हमने देखा था कि वो चुनाव भी अपने आप में दिलचस्प बनते हुए नजर आया था। तो ऐसी और कांग्रेस की तरफ से भी अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा किया गया था, लेकिन वहां किसी प्रकार से उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। इन हाल के 2 चुनाव ये अपने आप में न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय था। आपने ठीक कहा, चाहे सुभाष चंद्रा हो या फिर इसके अलावा कांडा बंधु जिसमें गोविंद कांडा, गोपाल कांडा के नाम की भी अगर हम बात करें तो इनकी भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा कई और पूंजीपतियों को लेकर के भी जो चर्चा है वो की जा रही है, जिनका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायक हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो या जो है इनेलो हो, उनके साथ भी हो। तो ऐसी स्थिति में भाजपा कोई ऐसे चेहरे को लेकर के दांव लगा सकती
जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव की दूसरी सीट पर भी भाजपा अपना जो दबदबा है वो कायम रख सके। वहीं कांग्रेस अपने इन आंकड़ों के होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो किस तरीके से जो कांग्रेस है उसकी तरफ से जो विधायकों को एक ही जगह एक रिजॉर्ट में ले जाया जाता है, अलग अलग जगह उन्हें ले जाया जाता है ताकि उनसे किसी प्रकार का संपर्क साध करके उनका वोट जो है वो खराब न हो सके। इस बात को सुनिश्चित करने को लेकर के ये लॉबिंग भी कांग्रेस की तरफ से की जाती है और पूरे तौर पर कस्मे वादे भी किए जाते हैं। लोटे नमक हमने देखा था इससे पहले, इस प्रकार की कुछ चीजें भी सूत्रों के हवाले से सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। इस बार ये देखना है कि किस तरीके का ये चुनाव रहेगा। 16 मार्च तक ये चुनाव संपन्न होना है, इसको लेकर के जो तमाम जो तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं और अब ऐसी स्थिति में ये देखना है कि किस तरीके से दूसरी सीट पर खास तौर से, क्योंकि एक सीट जो है भाजपा के पास क्लियर है, लेकिन दूसरी सीट पर किस तरीके का दिलचस्प नजारा जो है वो चुनाव का रहता है, ये अब इसको लेकर के लॉबिंग जो है वो तेज है। हाल ही में कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी से की गई थी, दिल्ली में सुनीता दुग्गल की तरफ से भी मुलाकात की गई थी। लगातार ये लॉबिंग का सिलसिला जो है वो जारी बना हुआ है और ये देखना है कि क्या ये मुलाकातें इसी संदर्भ में है और आने वाले समय में इन दोनों उम्मीदवारों के तौर पर भाजपा किस चेहरे को लाती है और अपने उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से किस पर दाव लगाया जाता है। बिल्कुल देखना होगा कि कांग्रेस किस पर दाव लगाती है और अब ये माना जरूर जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टी अब पूरी तरह से लॉबिंग के मूड में आ गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब राज्यसभा चुनाव की तैयारी है, इसी को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई।